सेवन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का ब्रह्मा सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड कोशिश करिए नोट बनाने का। जहाँ पे भी आपको कंफ्यूजन है नोट बनाइए, और क्या करना है, नोट बनाइए एंड आपको क्या करना है, रिविजन करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगी गाइस, एंड ट्रस्ट में ये पूरा आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड नोट जरूर बनाइए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1985 में, 2024 में, 2018 में या 1975 में। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे एम एस स्वामीनाथन, वो जो है भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था 2024 में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो भारत रत्न जो था गाइस याद रखिएगा, 2024 में मिला था इन्हें मरणोपरांत, मरणोपरांत पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एम एस स्वामीनाथन जो है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति के भारत स्तर पर हरित क्रांति के जनक, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो एम एस स्वामीनाथन जो है, इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो इन्हें जो है याद रखिएगा, इन्हें तो भारत रत्न तो मिला ही हुआ है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। पद्मश्री, पद्मश्री मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है, पद्म भूषण। इसके अलावा आपको याद रखना है इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण, ठीक है। और भारत रत्न तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। बाकी इधर आपको तीन पुरस्कार याद रखना है। पहला पद्मश्री की अगर मैं बात करूँ, तो 1967 में इन्हें पद्मश्री मिला था। पद्म भूषण इन्हें 1972 में मिला था। और पद्म विभूषण मिला था 1989 में। और भारत रत्न इन्हें मिला था 2024 में, ठीक है। तो ये थे एम एस स्वामीनाथन के बारे में गए, इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। ये जो है याद रखिएगा, गेहूं और चावल की जो है ये किस्में जो उच्च किस्में थी उनको विकसित किया था, ठीक है ना। तो उनका हरित क्रांति के जनक थे भारत स्तर पे, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा, हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। हरित क्रांति, तो याद रखिएगा हरित क्रांति की अगर मैं बात करूंगा इससे याद रखिएगा, इस ये शुरू कब हुआ था। तो याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1960 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये भारत में कब हुआ था, भारत में। तो याद रखिएगा ये भारत में हुआ था 1965 में, ठीक है। 1965 में यह भारत में हुआ था। और पूछा जाता है कि हरित क्रांति का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य में सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो इसका प्रभाव जो है सबसे ज्यादा पंजाब में देखने को मिला, ठीक है। इसका प्रभाव पंजाब में था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा हरियाणा में था, ठीक है। ये राज्य याद रखिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो ये पंजाब और हरियाणा में जो है सबसे ज्यादा जो है इनका हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हरित क्रांति भारत पहुंचा, तो यानी कि इससे पहले भी ये स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व स्तर पर, ठीक है ना, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, ठीक है। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग जो है गाइस, याद रखिएगा विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग,
नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नोबल नोबल नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत स्तर पर जो है MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में याद रखिएगा कि इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1970 में, नोबेल पुरस्कार से। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था कब? 1970 में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है कौन से राज्य से कौन से राज्य तक फैला हुआ है? गुजरात से केरल, महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, या फिर ओडिशा से कर्नाटक। तो गाइस याद रखिएगा ये जो है आपका फैला हुआ है तमिलनाडु से लेकर जो है ये आपका पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो पूर्वी तटीय मैदान की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये आपके जो है भारत के कौन से हिस्से में स्थित है? तो याद रखिएगा ये दक्षिण दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है ना। पूर्वी तटीय मैदान जो है ये कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है इसकी जो है ऊंचाई की सॉरी चौड़ाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा चौड़ाई, तो याद रखिएगा इसकी जो चौड़ाई है वो है 100 से 130 किलोमीटर, 100 से 130 किलोमीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ से आपको और क्या याद रखना है गाइस? तो इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है पूर्वी तटीय मैदान जो है ये आपके 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है। तो 3 भागों में कौन कौन से भाग में बटा हुआ है? तो पहला हो गया आपका गाइस याद रखिएगा उत्कल, उत्कल मैदान में। दूसरा आपका कौन सा हो गया? उत्कल। दूसरा हो गया आपका आंध्र, आंध्र कोस्ट, ठीक है। और तीसरा आपका कौन सा हो गया? तमिलनाडु समतल, तमिल तमिलनाडु कोस्ट, कोस्ट मतलब समतल। उत्कल समतल, आंध्र समतल, तमिलनाडु समतल, ये 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपको और कौन सा पॉइंट याद रखना है गाइस? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है बहुत सारी नदियां जो है डेल्टा बनाती है। तो कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? तो याद रखिएगा महानदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ये यहाँ पे याद रखिएगा और कौन सी हो गई? कावेरी, और कावेरी नदी। कावेरी नदियां जो है याद रखिएगा क्या करती है? डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है, वर्षा भी लिख लीजिए, ठीक है ना। वर्षा तो बहुत पूछा जाता है दक्षिण पश्चिम से पूर्वी तटीय मैदान पे वर्षा कैसी होती है गाइस? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम और जो है उत्तर पूर्व मानसून से, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून से, ठीक है, मानसून से। वर्षा के बारे में तो बहुत रहता है, ठीक है ना। यहाँ से तो बहुत प्रश्न पूछते हैं वर्षा के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पूर्वी घाट पहाड़ी एक डैश पर्वत का उदाहरण है। तो पूर्वी घाट पहाड़ी जो है कौन से पर्वत का उदाहरण है?
तो आपके ऑप्शन है गुंबदाकार पर्वत, ऑप्शन बी अवशिष्ट पर्वत, ऑप्शन सी संग्रहित पर्वत, या ऑप्शन डी वलित पर्वत। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है, ये जो है कौन सा पर्वत है गाइज, याद रखिएगा ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है ना, पूर्वी घाट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ गाइज तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम अवशिष्ट पर्वत के जो है निर्माण के बारे में बात करेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण, ठीक है। तो अवशिष्ट पर्वत के अगर मैं निर्माण की बात करूंगा तो याद रखिएगा ये जो है इस पर्वत का जो है, याद रखिएगा प्राकृतिक कटाव के कारण जो है ये इसका निर्माण होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक प्राकृतिक कटाव के कारण, कटाव के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा जो अवशिष्ट पर्वत होती है, ये अवशिष्ट पर्वतों की जो चट्टाने जो होती है वो कठोर होती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस पर्वती की जो चट्टाने जो है कठोर होती है, कठोर होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके जो है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि यहाँ पे जो है अवशिष्ट पर्वत आपका कौन कौन सा आएगा, इससे याद रखिएगा अवशिष्ट पर्वत में आपका आ जाएगा नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी नीलगिरी पर्वत, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो महादेव पहाड़िया, महादेव पहाड़िया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखिएगा राजमहल पहाड़ी, पहाड़िया, ठीक है। तो ये जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हो गए। अब जैसे अगर मैं बात करूं संग्रहित पर्वत, तो संग्रहित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से है, तो याद रखिएगा संग्रहित पर्वत के उदाहरण जो है आपका जो है याद रखिएगा कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी जो है जो आपके इक्वाडोर में है, ये संग्रहित पर्वत का उदाहरण, ठीक है ना, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी हो गया। इसके अलावा याद रखिएगा फ्यूजियामा हो गया, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, एकांगुआ, एकांग, एकांकगुआ, ठीक है। इसके अलावा गाइस यार बात कर लेते हैं वलित पर्वत, तो वलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन सा हो जाएगा गाइस, तो याद रखिएगा वलित पर्वत में जैसे आपका हिमालय हो गया, वलित पर्वत हो गया, हिमालय, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आल्पस, ठीक है, ये भी वलित पर्वत है, एंडीज, ये भी वलित पर्वत है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रॉकी पर्वत, ये सारे आपके जो है वलित पर्वत हो गए, ठीक है। इसके ये जो है आपका एटलस हो गया, एटलस, एटलस पर्वत, ये भी आपका वलित पर्वत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोलकाता में भारतीय तथा पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार हेतु वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन राय ने, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने। अब सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो वेदांत कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, ये याद रखिएगा, वेदांत, वेदांत कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो याद रखिएगा वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1825 में, और कहाँ हुई थी गाइस, कोलकाता, कोलकाता में, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जो है वेदांत कॉलेज के बाद जो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी guys, याद रखिएगा कब की थी, 1828 में, 1828 में, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो है इनका जो है क्या था, एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, ठीक है। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था गाइस, तो एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद और
सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा आपको और पॉइंट क्या याद रखना है। तो ये राजा राम मोहन राय जो है, याद रखिएगा ये इन्होंने जो है इनकी दो पत्र पत्र भी थे, ठीक है ना। तो पहला कौन सा था, संवाद कुमैदी और मिरातुल अखबार। दो समाचार पत्र थे, पहला संवाद, संवाद कौमुदी, ठीक है ना। संवाद, संवाद कौमुदी। और दूसरा कौन था गाइस, और दूसरा था गाइस, याद रखिएगा मिरातुल अखबार। मिरात उल अखबार। पत्र का संपादन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। इसके अलावा आपको ये क्या याद रखना है, तो राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, या फिर जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण, जागरण का अग्रदूत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर अपना हारा हुआ राज्य वापस पा लिया। तो कौन सा शासक थे गाइस, हुमायूं, बाबर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं जो थे गाइस, याद रखिएगा शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को पराजित कर अपना हारा हुआ जो उनका शासन था उन्होंने वापस ले लिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो याद रखिएगा जो हुमायूं ने जो है 1540 में एक युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। जिसमें से जो है कौन सा युद्ध था गाइस, कन्नौज का युद्ध, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था, कन्नौज युद्ध। कन्नौज युद्ध हुआ था, जिसमें किसके बीच हुआ था, हुमायूं, शेरशाह, शेरशाह सूरी के बीच, ठीक है। जिसमें से जो है ये जीत किसकी हुई थी, जीत हुई थी शेरशाह सूरी की। और हुमायूं जो है, याद रखिएगा हुमायूं क्या था, हुमायूं जो है ये 15 वर्ष तक जो है ईरान में रहा, ठीक है, यहाँ से चला गया था। तो 15 वर्ष तक ईरान रहा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको इसके बाद जो है ये ईरान रहा 15 वर्ष तक। तो 15 वर्ष बाद ये फिर वापस आया था, ठीक है। 15 वर्ष के बाद फिर ये वापस आया था, लेकिन 1540 के में जो कन्नौज का युद्ध हुआ, इसके बाद जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो फिर ये कब आया था गाइस, तो याद रखिएगा 1555 में आया था। 1555 में कौन सा युद्ध हुआ था, 1555 में हुआ था सरहिंद का युद्ध, ठीक है ना। सरहिंद, सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। तो इसके बाद जो है हुमायूं वापस आया था। तो हुमायूं ने जो है इसके बाद जो है उस टाइम कौन अधिकारी था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे, जो क्या नाम था गाइस, सिकंदर शाह सूरी। तो 1555 में किसके बीच हुआ था युद्ध, हुमायूं, हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर, सिकंदर शाह सूरी के बीच ये युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है इस टाइम जो है जीत किसकी हुई थी, इस टाइम जो जीत हुई थी वो हुमायूं की जीत हुई थी। और इसी युद्ध के बाद जो है अफगान साम्राज्य का अंत हो गया। तो पूछा जाता है कि कौन से युद्ध के बाद जो है अफगान साम्राज्य का युद्ध अफगान साम्राज्य का अंत जो है हो गया था, या फिर अफगान साम्राज्य का अंत किसने किया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है गाइस, याद रखिएगा इसके बाद जो है अफगान साम्राज्य का अंत हुआ। तो फिर जो है पुनः सत्ता किसके पास आ गए, पुनः सत्ता मुगल पुनः सत्ता
मुगल वंश के पास आ गई, मुगल वंश के पास आ गई। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, तो जैसे अगर बाबर जो है, तो बाबर जो है ये मुगल वंश के पहले शासक थे, जिनका जिनका 1526 में एक युद्ध हुआ था, 1526 में पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये बाबर, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें जो है ये इब्राहिम लोदी जो है ये हार गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और प्रधानमंत्री शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल है। तो बहुत लोगों को लगता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, जो कि ये गलत है। भारतीय संसद में जो है ये कौन शामिल है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपको याद क्या रखना है गाइस कि संसद के कितने घटक होते हैं। संसद के 3 घटक होते हैं। ठीक है, 3 घटक होते हैं। तो संसद के 3 घटक कौन कौन से होते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। संसद के 3 घटक होते हैं आपके, हो गए और राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरा याद रखिएगा लोकसभा, और तीसरा याद रखिएगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। जिसमें से आपको क्या याद रखना है गाइस, जिसमें से आपको याद रखना है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा आपका अपर हाउस है, यानी कि ऊपरी सदन आपका कौन सा है, ऊपरी या फिर उच्च सदन, ये आपका राज्यसभा है। लोकसभा आपका कौन सा है, तो लोकसभा आपका निचली सदन है, यानी कि निम्न सदन, निचली सदन। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है guys, याद रखिएगा राष्ट्रपति जो है, ये आपको राष्ट्रपति के बारे में क्या याद रखना है कि भारत का जो है प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और इस तीनों का जो गठन होता है गैस, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इन तीनों का गठन जो है ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है, तो याद रखिएगा इन तीनों के बारे में जो है याद रखिएगा ये कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79। इन तीनों के बारे में, यानी संसद के जो 3 घटक होंगे ये किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है ना, लेकिन राज्यसभा आपका 80 में आ जाएगा, लोकसभा 81 में आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो अब मैं थोड़ा सा बात कर लेती हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपके लोकसभा के बारे में। लोकसभा, तो लोकसभा के बारे में आपको याद रखना है गाइस कि इसमें जो है आपको याद रखना है कि लोकसभा जो होता है गाइस, याद रखिएगा इसमें इसका जो है चुनाव कैसे होता है, यानी इसका निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा में। तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और याद रखिएगा जनता द्वारा जो है चुने जाते हैं। ठीक है ना, प्रत्यक्ष चुनाव होता है लोकसभा में। कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता, प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा चुने गए सदस्य। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि लोकसभा का जो है ये कार्यकाल कब तक होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष तक। और राज्यसभा का जगह नहीं तो आप लोग लिख लीजिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2/3 सदस्य जो है ये हर साल जो है, और 1/3 सदस्य जो है हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है।
तो आपको बताना है कौन से उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है। तो वैधानिक न्यायाधिकरण के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, राज्य के बीच जो है याद रखिएगा विवादों को निपटाने के लिए, या फिर जो है ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए। तो गाइस याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी नागरिक जो है भारत का, वो अनुच्छेद 32 के तहत जो है याद रखिएगा वो संविधान ये सर्वोच्च न्यायालय में जो है सीधे जाने की अनुमति होती है, ठीक है ना। और इसीलिए जो है अनुच्छेद 32 को ठीक है ना, याद रखिएगा जो भीमराव अंबेडकर है ना, उन्होंने संविधान के आत्मा और हृदय कहा था, ठीक है। अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा आत्मा कहा था। किसने कहा था गाइस? याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने। और याद रखिएगा इसी अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। 5 प्रकार रीट जारी करता है। तो वो 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी है जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है? तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, तो याद रखिएगा ये 5 प्रकार की रीट आपका हो गया। जैसे कि आपका हो गया हेबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, ठीक है। इसके अलावा सर्टियोरी हो गया, सर्टियोरी, ठीक है। इसके अलावा आपका कौन सा हो गया गाइस? तो याद रखिएगा इसके बाद हो गया आपका प्रोहिबिशन हो गया, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, ठीक है। और इसके अलावा आपका कौन सा हो गया? क्यू वारंट हो गया, ठीक है ना, क्यू वारंटो। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? जल का उबलना, लकड़ी का जलना, कागज का कटना, या फिर बर्फ पिघलना। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये ऑप्शन आपका जो है लकड़ी का जलना करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में एक छोटा सा पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब भी नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ अगर बनेगा तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जलेगा, जलने से क्या होगा? राख बनेगा, तो राख क्या हो जाएगा? एक नया पदार्थ हुआ, ठीक है ना। तो जब भी एक नया पदार्थ निकलेगा वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बात करूंगा इस कागज का जलना लिखा जाता, तो फिर कागज का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होता, लेकिन कागज का कटना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जो पदार्थ है वो वही रहता है, ठीक है ना। जैसे कागज को अगर आप काट देंगे तो वो कागज ही रहेगा, ठीक है ना, भले वो छोटा छोटा हो जाए लेकिन वो हो जाएगा। जल का उबालना, जल को आप उबालेंगे फिर भी वो जल ही रहेगा, बस वो गर्म होगा, ठीक है ना, लेकिन वो जल ही रहेगा। बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघलेगा तो वो पानी ही होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर पानी को आप बर्फ में बना सकते हैं, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन है। आप बोल देता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसके उदाहरण आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कुछ लिखा देती हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ दूध का दूध का दही बनना। तो दूध का दही बनेगा गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है दूध एक अलग पदार्थ हुआ, दही एक अलग हुआ, तो ये नया पदार्थ बना ना, ठीक है ना। इसके अलावा और कौन सा हो गया? इसके बाद लोहे का जंग लगना, जंग लगना। इसके बाद जो है कागज जलना, कागज जलना,
तो कागज जलना और कटना दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। चौथा आप याद रखिएगा, खाना पकना। ये सारे जो है आपके रासायनिक परिवर्तन हुए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको कुछ भौतिक परिवर्तन का उदाहरण लिखा हूँ, भौतिक परिवर्तन, परिवर्तन के उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में आपको कौन कौन सा आ जाएगा गाइस? तो भौतिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बता ही दी कि पदार्थ वही रहेगा, उसकी अवस्था में या फिर उसके रूप में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पानी का जमना, पानी का उबलना, जो कि मैं बता ही दी हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है लकड़ी का जलना, यही अगर लकड़ी काटना, लकड़ी काटना जो है ये कौन सा परिवर्तन हो जाता? लकड़ी काटना। तो लकड़ी को आप काट देंगे लेकिन इसमें चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी लकड़ी ही रहेगा, भले वो आप कितना छोटा छोटा भी कर दे, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद जो है आपको याद रखना, और कौन सा हो गया गैस, तो याद रखिएगा ये जो है पानी का जमना। बाकी ऊपर तो लिखा ही हुआ है, पानी का जमना। ये सब आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1996 में, 2006 में, 1996 में, 1996 दो दो बार हो गया, 1993 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है ये अधिनियम हुआ था 1993 में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1993 में। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा जो है किसका स्थापना हुआ था? मानव अधिकार, मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई, आयोग की स्थापना हुई। और इस आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो यह देखिएगा इस आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ठीक है ना, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1996 में कौन सा अधिनियम आया था, तो 1996 में जो है बाल श्रम, बाल श्रम निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम, ठीक है ना। जो कि मतलब कि बच्चों के जो है काम कराने पर जो है रोक लगा गया। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ तो आपका 2006 में कौन सा अधिनियम आया था, तो 2006 में आया था बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है ना, 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, जो कि ये 2006 में पारित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा और कौन सा हो गया, तो 2006 में हो गया। इसके अलावा जो है एक और याद रख लीजिएगा, जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो ये लिख लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसे कब पारित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा इसे पारित किया गया था 2009 में, 2009 में। और इस अधिनियम के तहत क्या था, इस अधिनियम के तहत था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष बच्चों, बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो मृग सहित चक्र द्वारा जो है कौन सी घटना का हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा संबोधि, महापरिनिर्वाण, प्रथम उपदेश या महाभिनिष्क्रमण। तो सबसे पहले संबोधि, संबोधि जो है गाइस याद रखिएगा ये किससे है, तो संबोधि जो है ये ज्ञान प्राप्त की घटना है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा संबोधि जो है नीचे लिखते हैं, ठीक है ना।
संबोधि। ज्ञान प्राप्ति की घटना है, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाता है? संबोधि। महापरिनिर्वाण की अगर मैं बात करूँ guys, तो महापरिनिर्वाण जो है ये अंतिम समय की घटना है, जो मृत्यु के समय की है। लिख लीजिए, अंतिम समय की घटना, अंतिम समय की घटना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं महाभिनिष्क्रमण, तो महाभिनिष्क्रमण जो है याद रखिएगा, ये बुद्ध के गृह त्याग की घटना है, गृह त्याग की घटना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे जो बोला गया है कि चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा है, ठीक है ना। तो मृग सहित चक्र द्वारा भी ये कैसे जुड़ा हुआ है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो है बुद्ध के जो है जीवन के जो है प्रथम उपदेश या फिर जो है धर्म चक्र की घटना को दर्शाता है, ठीक है ना। ये किसको दर्शाता है? मृग चक्र सहित, मृग सहित चक्र, पहले इसे मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है guys? तो याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन को, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन नहीं, प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो धर्म चक्र परिवर्तन को दर्शाता है, जो मृग से ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि जो है इन्होंने जो है याद रखिएगा पांच तपस्वी शिष्यों को जो है हिरन पार्क में, ठीक है ना, हिरन पार्क में उपदेश दिया था, ठीक है ना। तो पांच तपस्वी शिष्यों को, ठीक है ना, शिष्यों को कौन से पार्क में? हिरन पार्क, हिरन पार्क में उपदेश दिया था, उपदेश दिए, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, इसीलिए हिरन पार्क इसीलिए जो है ये आपके मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो इसीलिए इसे मृग से जोड़ा गया, ठीक है ना, इस घटना को। और ये जो है उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे guys? तो याद रखिएगा, सारनाथ, सारनाथ जो कि कहाँ है आपका? सारनाथ आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैं आज कम लेकर आ पाई हूँ। तो मुझे थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज गाइज आगे माफी चाहती हूँ। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।